जय हिंद, नमस्कार। जम्मू कश्मीर हमारे देश का वो अटूट अंग जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर दुनिया में जन्नत कहीं है तो यही है, यही है, यही है। मगर इस जन्नत को किसी की नजर लगी हुई थी कि लोग कश्मीर जाने से डरते थे। हिंदू पंडितों को अपनी सरजमीन छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया और ना जाने कितने बेगुनाहों की जाने गई। ये कश्मीर प्रॉब्लम है क्या, क्यों है और क्या किया हमारी सरकारों ने इसको ठीक करने के लिए। 1947 में जब हिंदुस्तान को आजादी मिल रही थी तब हिंदुस्तान की 565 रियासतों के पास यह अधिकार था कि वो भारत के साथ विलय करें या पाकिस्तान के साथ। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह एक इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर के सपने ले रहे थे। हम में से ज्यादातर लोग 12 अगस्त 1947 के एक एग्रीमेंट के बारे में नहीं जानते। हम आपको आज बताएंगे कि ये एग्रीमेंट क्या था और इस एग्रीमेंट की वजह से पाकिस्तान का कोई हक ही नहीं बनता कश्मीर के बारे में बात करने का। हरि सिंह ने 12 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मैसेज किया और बोला कि वो दोनों देशों के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करना चाहते हैं, जिसका मतलब था कि जम्मू कश्मीर का जो सिस्टम ब्रिटिशर्स के साथ था वही सिस्टम चलता रहेगा जब तक हरि सिंह फाइनल डिसीजन नहीं लेते कि क्या वो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ। इंडियन गवर्नमेंट ने हरि सिंह से कहा कि अपना रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली भेजिए जिसके साथ इस एग्रीमेंट के बारे में डिटेल डिस्कशन किया जा सके। और उधर पाकिस्तान ने इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के लिए इमीडिएटली एग्री कर लिया। हरि सिंह ने किसी को दिल्ली नहीं भेजा और इंडिया के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। जिन्ना चाहते थे कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ आ जाए और जब जिन्ना की ये समझ में आ गया कि हरि सिंह इंडिपेंडेंट रहने के चक्कर में है तो पाकिस्तान ने अपनी फौज और ट्राइबल लीडर्स को अपने साथ लेके 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला बोल दिया। और यह हमला 12 अगस्त 1947 के स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को तोड़ता था, जिस वजह से आज भी पाकिस्तान का कश्मीर के बारे में बात करना बेसिकली इलीगल है। हरि सिंह की सेना पाकिस्तान की फौज का मुकाबला करने के लायक थी नहीं और 24 अक्टूबर को हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और उनको बोला गया कि उनकी मदद सिर्फ तब की जा सकती है कि जब वो हिंदुस्तान के साथ आ जाए। 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे भारत के साथ साइन किया और 27 अक्टूबर से भारत की फौज को श्रीनगर में एयर ड्रॉप करना शुरू कर दिया गया। बहुत जल्द ही भारत की फौजों ने पाकिस्तान को पीछे धकेलना शुरू कर दिया और यह पक्का है कि अगर भारतीय फौज को ना रोका गया होता तो आज पूरा कश्मीर हमारे पास होता और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नाम की कोई जगह नहीं होती। मगर 1 जनवरी 1948 को भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में ले गए, जो एक बहुत भारी गलती थी। यूएन ने रेजोल्यूशन नंबर 47 को पास किया 21 अप्रैल 1948 को, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को अपनी सारी फोर्सेस हटानी थी कश्मीर से। भारत को मिनिमम फोर्स रखने की इजाजत थी और उसके बाद रेफरेंडम होना था कश्मीर में। मगर अगर पहला पॉइंट नहीं हो रहा कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेस हटाए तो दूसरे 2 पॉइंट्स स्टार्ट ही नहीं हो सकते। मगर पाकिस्तान ने अपनी फोर्स नहीं हटाई, जिसकी वजह से यूएन रेजोल्यूशंस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। मगर ये गवार पाकिस्तानी आज भी यूएन रेजोल्यूशंस की बात करते रहते हैं और बेवकूफ लगते हैं बात करते हुए। खैर, अगर बात सिर्फ यूएन रेजोल्यूशंस पे खत्म हो जाती तो अलग बात थी, मगर भारत के नेताओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कश्मीर मुद्दे को और खराब करने में। और उसमें सबसे पहली गलती थी आर्टिकल 370, जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, मगर यह परमानेंट नहीं था और इंडियन पार्लियामेंट के पास पावर थी इसको रिमूव करने की। और इस आर्टिकल 370 की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता था कश्मीर में। आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीरी अपने आप को हिंदुस्तान से अलग समझने लगे और ये एलिनिएशन बढ़ती रही और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने 370 हटाने की कोशिश भी नहीं की 2019 तक, जबकि ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था क्योंकि कश्मीर एक दुकान थी जिस दुकान से बहुत सारे लोगों का धंधा चल रहा था। 1947 के बाद कश्मीर के सबसे बड़े लीडर थे शेख अब्दुल्ला, जो आज के लीडर फारूक अब्दुल्ला के पिता हैं। नेहरू और अब्दुल्ला में कभी दोस्ती और कभी दुश्मनी होती थी।
जिसका असर कश्मीर की पॉलिटिक्स पे पड़ता था। कभी अब्दुल्ला कश्मीर पे राज करते थे और कभी जेल पहुंच जाते थे। जवाहरलाल नेहरू की ये शॉर्ट साइटेड पॉलिसी सारी सरकारों ने कंटिन्यू की और कश्मीर को हालात के हवाले छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी अच्छे हुए नहीं और कश्मीर आग में घी का काम करता था। 1965 और 1971 में फुल फ्लेज लड़ाई हुई जिसमें पाकिस्तान हारा और पाकिस्तान की समझ में आ गया कि वो इंडिया को सीधी सीधी लड़ाई में नहीं हरा सकता। हिंदुस्तान की फौज ने जबरदस्त जीत हासिल की थी 1971 की लड़ाई में और हमारे पास अब ये एक मौका था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से वापस लेने का, मगर हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पीओके वापस लिए बिना पाकिस्तान के 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को वापस कर दिया। और आज भी कांग्रेस का कोई भी नेता इस गलती को डिफेंड नहीं कर सकता। यह इंदिरा गांधी की शॉर्ट साइटेडनेस थी जो शायद उनको अपने पिता से विरासत में मिली थी। सक्सेसिव इंडियन गवर्नमेंट जो सारी कांग्रेस की ही थी, गलत पे गलत डिसीजंस लेती गई कश्मीर में, जिससे कश्मीरियों की डिससैटिस्फैक्शन बढ़ती गई इंडिया के साथ। कश्मीर में बार बार इलेक्शन रिगिंग हुई जिससे लोग और भड़क रहे थे, मगर भारत की सरकार के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही थी और गलत पे गलत पॉलिसीज चलती रही। एक बहुत बड़ा रीजन कश्मीर में टेररिज्म शुरू होने का था इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, जो 70 के दशक के एंड के आसपास शुरू हुआ। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने और फंडिंग से मुजाहिदीन को ट्रेन करना शुरू किया और सऊदी अरेबिया की फंडिंग से ऑर्थोडॉक्स इस्लाम फैलने लग गया कश्मीर में भी, जबकि कश्मीर में हमेशा से इस्लाम लिबरल था और हार्डलाइनर्स ना के बराबर थे। मगर इस हार्डलाइन इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का असर कश्मीर में भी दिखने लग गया था और स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन लेने की कोशिश नहीं की इसको कंट्रोल करने के लिए। और उसके कुछ सालों के बाद शुरू हुई पाकिस्तान की नई पॉलिसी जिसे कहा जाता था ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, जिसके मुताबिक पाकिस्तान क्योंकि डायरेक्ट लड़ाई में इंडिया को नहीं हरा सकता था, तो प्लान यह था कि इंडिया में टेररिज्म और सेपरेटिज्म को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया जाए, जिसका मतलब यह था कि अगर कोई भी भारत के खिलाफ हथियार उठाता है तो पाकिस्तान उसको हर तरह की सपोर्ट देगा। पंजाब में खालिस्तानियों को पाकिस्तान ने पूरी तरह से सपोर्ट किया और उसके बाद कश्मीर के टेररिस्ट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इतना सब कुछ होता रहा और भारत की सक्सेसिव सरकारों ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं किया, जिससे पाकिस्तान की समझ में आ गया कि हम कुछ भी करें इंडिया की सरकार कुछ जवाबी एक्शन नहीं लेगी। मेरा यह मानना है कि 1987 के आसपास पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली थी और उसके बाद पाकिस्तान को विश्वास हो गया था कि अब इंडिया हम पर कभी अटैक नहीं करेगा चाहे हम कुछ भी करें, और भारत के नेताओं ने पाकिस्तान के इस विश्वास को नहीं तोड़ा। 1987 से पाकिस्तान ने एक्टिवली कश्मीर में अलगाववादियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और कश्मीर में यहां वहां किलिंग्स शुरू हो गई, मगर हमारी ओवर एफिशिएंट सरकारों ने इसको रोकने के लिए भी कुछ नहीं किया। फारूक अब्दुल्ला थे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और उनका ज्यादा टाइम निकलता था गोल्फ खेलने में, ना कि स्टेट की सिचुएशन को बेटर करने में। और अगर आपने द कश्मीर फाइल्स मूवी देखी है तो उसमें जो फारूक अब्दुल्ला के बारे में दिखाया गया है वो गलत नहीं है। 1988 से कश्मीरी टेररिस्ट ने प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडितों को मारना शुरू कर दिया और साफ साफ दिख रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट की अपीजमेंट की पॉलिसीज गलत हैं और सख्त कदम उठाने की जरूरत है, मगर कुछ नहीं किया गया। 1947 से लेकर आज तक इंडियन पॉलिटिक्स में माइनॉरिटी अपीजमेंट एक बहुत ही कॉमन एजेंडा रहा है और मेरा ये मानना है कि हम सेकुलर नहीं है, हम एक सूडो सेकुलर देश हैं और यही पॉलिसी चल रही थी कश्मीर में भी। 19 जनवरी 1990 की रात कश्मीर की सबसे भयानक रात थी जब कश्मीरी हिंदू पंडितों को ओपनली धमकाया गया कि या तो मुस्लिम बन जाओ या कश्मीर छोड़ के भाग जाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया इस सब को रोकने के लिए। हिंदू पंडितों के घरों में घुस घुस के मारा गया, उनकी औरतों से बलात्कार किया गया
और आज तक ये सेक्युलरिज्म के ठेकेदार इस कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड को नहीं मानते और ना ही ये बोलते हैं कि ये सब रिलीजियस टेररिज्म था, क्योंकि अगर ये बोल देंगे तो माइनॉरिटी वोट हाथ से निकल जाएगा। पॉलिटिशियंस के अलावा कुछ लोग हैं जिनको मैं पर्सनली सूडो सेकुलर लिबरांडूज बोलता हूं, और ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं और अपने आप को सेकुलर भी बोलते हैं। निवेदिता मेनन जैसे ओपनली बोलते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। अरुणादिति रॉय को यासिन मलिक जैसे लोग टेररिस्ट नहीं लगते, और इनसे इंस्पायर्ड उमर खालिद जैसे अफजल गुरु और बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट को हीरो मानते हैं। इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ के खिलाफ जेएनयू के स्टूडेंट्स को भड़काते हैं और जेएनयू में ओपनली बोलते हैं कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जब हमारे देश में ही ऐसे लोग हैं तो दुश्मनों की जरूरत तो है नहीं हमें। खैर, सिर्फ जनवरी 1990 में ऑलमोस्ट 1 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के भागे, और उनमें से एक बच्चा तो मेरे साथ स्कूल में भी पढ़ता है। मार्च 1990 तक 2 लाख से ज्यादा हिंदू पंडितों को कश्मीर से भागना पड़ा, और उनके घर बिजनेसेस या तो बर्बाद हो गए या उन पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। और ये माइग्रेशन या पलायन रुका नहीं, और ये चलता रहा, और आज के समय में कश्मीर में हिंदू पंडित ना के बराबर हैं। और ये तब है जब कश्मीरी पंडित ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं कश्मीर के, और कश्मीर का नाम भी हिंदुओं के ऋषि कश्यप के नाम पर है। पूरी दुनिया में आज तक इतना बड़ा माइग्रेशन शायद नहीं देखा होगा जहां लोग अपने ही देश में माइग्रेंट्स बन गए, और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि माइनॉरिटी अपीजमेंट ज्यादा जरूरी थी लोगों की जान बचाने से। 1990 में जो टेररिज्म का तांडव शुरू हुआ वो चलता ही रहा कुछ साल पहले तक, और अगर इंडियन आर्मी ना होती तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कश्मीर इंडिया के हाथ से कब का निकल गया होता और पाकिस्तान के पास होता। पाकिस्तान ओपनली टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा था, और हमारी सरकारों ने कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। 1990 से अफगानिस्तान के जो मुजाहिदीन थे, अब उनके पास कोई काम था नहीं, क्योंकि सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान छोड़ दिया था, और पाकिस्तान ने जाहिल रिलीजियस फैनेटिक्स को कश्मीर भेजना शुरू कर दिया, और उसके बाद ना जाने कितने हिंदुओं को मारा गया। बिट्टा कराटे जैसे टेररिस्ट को बेल दे दी गई 2006 में, और ये वो आदमी है जिसने ऑन कैमरा कबूल किया था उसने 20 से ज्यादा लोगों को मारा है। और ये सारी गलती थी सरकार की, जिसकी टेररिज्म के खिलाफ पॉलिसी बहुत ही वीक और सॉफ्ट थी। 2019 में बिट्टा कराटे को फिर से अरेस्ट किया गया है, और अब उम्मीद है कि इसको अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। इंडियन गवर्नमेंट्स की इतनी पॉलिसी सेंसलेस थी कि हुर्रियत जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को सिक्योरिटी दी जाती थी और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी जाती थी। कश्मीर में टेररिज्म बढ़ता रहा, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले होते रहे, लेकिन किसी भी सरकार के पास कोई क्लियर या टफ पॉलिसी नहीं थी इसको रोकने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट्स इतनी ज्यादा कंफ्यूज थी कि यासिन मलिक जैसे टेररिस्ट से हमारे प्राइम मिनिस्टर मिले और एक टेररिस्ट को लेजिटिमाइज किया गया, और ये वो आदमी है जिसने एयरफोर्स के 4 ऑफिसर्स को मारा था। फाइनली अब इस टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया है, और ऑलरेडी एक केस में सजा भी हो गई है। 1999 में हुआ कारगिल वॉर, जिसमें पाकिस्तान फिर से एक बार बुरी तरह हारा। 2008 में पाकिस्तान ने मुंबई अटैक्स करवाए, और उस टाइम की सरकार ने कोई जवाबी कार्यवाही नहीं की। 2014 में आई एक नई सरकार, जिसने शुरुआत में पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी तो होती नहीं है, और पाकिस्तान ने पुलवामा और उरी में अटैक्स करवाए। और हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को आदेश दिए कि पाकिस्तान में घुसकर बदला लिया जाए, और सरकार ने पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को ऑलमोस्ट बंद कर दिया, और कहा कि पाकिस्तान के रिलेशंस सिर्फ तब नॉर्मल होंगे जब पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद कर देगा। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। सारे हुर्रियत लीडर्स को अरेस्ट किया गया, उनकी इलीगल प्रॉपर्टीज को सील किया गया, पत्थरबाजों के साथ सख्ती दिखाई गई, और सिक्योरिटी फोर्सेस को क्लियरली बोला गया टेररिस्ट के साथ पूरी सख्ती के साथ डील किया जाए। जिन कश्मीरी पॉलिटिशियंस ने कश्मीर को अपनी पर्सनल जागीर समझा हुआ था, उनके साथ भी सख्ती दिखाई गई, और किसी को भी कश्मीर में नया ड्रामा शुरू नहीं करने दिया गया।
साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की टोटल डेवलपमेंट का एजेंडा भी शुरू किया गया, जिसका पहला असर यह हुआ कि पिछले साल ऑलमोस्ट 2 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर गए, जो आज तक का रिकॉर्ड है। टेररिस्ट अटैक आज के टाइम पे ना के बराबर है। श्रीनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर में 2016 में ही आईआईटी और आईएम स्टार्ट कर दिए गए। 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाए जा रहे हैं। कश्मीर को पहली बार ट्रेन से इंडिया के बाकी हिस्सों से जोड़ा जा रहा है। दुनिया का हाईएस्ट रेल ब्रिज कश्मीर में बन रहा है और पहली बार कश्मीर को इंटरनेशनल फ्लाइट कनेक्टिविटी भी मिली है। जम्मू कश्मीर के हालात इतनी तेजी से बेहतर होते जा रहे हैं कि इस साल G20 की कुछ कश्मीर में मीटिंग्स भी होने जा रही हैं। जो कश्मीरी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहते हैं, वो भी कश्मीर के बदलते हालात देखकर ये चाह रहे हैं कि वो लोग भी जम्मू कश्मीर में वापस आ जाएं। ये सब कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है और पहले की भी सरकारें ये सब कर सकती थी, मगर किसी ने भी इसके बारे में सोचा तक नहीं, क्योंकि अगर ये सब किया जाता तो कुछ लोगों के खानदानी धंधे बंद हो जाते हैं। पीओके हिंदुस्तान गैस कब वापस आएगा, ये तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे पास जो 1971 में मौका था वो अगली बार मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, कोई नहीं जानता। मगर आज के समय पे पाकिस्तान के हालात इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी वाइज बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, और अगर कुछ सालों में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में एक बहुत अच्छी शुरुआत कर दी गई है। JNK को इंडिया के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट करने की पूरी कोशिश चल रही है। इसमें काफी समय लगेगा, मगर कहीं ना कहीं तो शुरुआत होना जरूरी था। मैंने पहले भी कहा है कि हम सब की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि देश के लिए क्या ठीक है। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं कश्मीर इशू के बारे में। जय हिंद।